यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। PCR मशीन योसँग लगायतका उपकरणहरू हामीहरू पहिल्यै नै ल्याबमा बनाइसकेका छौँ। यस हस्तान्तरण कार्यक्रमका प्रदेश सांसद माननीय रमेश पटेलज्यू, आदरणीय उपप्रमुखज्यू, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षज्यू, लगानी मेडिकल हमारा डॉक्टर साहब नारायण अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मंच में आसीन हमारा यहाँ उपस्थित उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, मेरा कार्यपालिका का सदस्यजीहरू, नौकसा साथीहरू, कोभिड हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकमा एउटा समस्याको रूपमै भित्रिएको छ र बिस्तारै बिस्तारै यसले करिब करिब 77 जिल्लालाई आफ्नो चपेटामा लिँदै गइरहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका देशको मुख्य प्रवेशद्वार र यहाँ सबभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि हुने ठाउँ। यस्तो कोभिडको लकडाउनको बेलामा पनि कुनै दिन पनि भन्सार बन्द नभएको ठाउँ। रात दिन यहाँ प्रवेश गैर कानुनी ढङ्गले पनि धेरैजनाले गरिराखेको अवस्था, कानुनी ढङ्गले पनि हामीहरू सबै व्यवस्थापन गरेको अवस्था। यो व्यवस्थापनको क्रममा आवश्यक क्वारेन्टाइनको स्थापना, उसको सञ्चालन, त्यस्तै हामी चाहिँ कोभिड हस्पिटलको स्थापना र सञ्चालन, आइसोलेसन युनिटको स्थापना सञ्चालन लगायत धेरै सारा काम हामी गर्दै गइराखेका थियौँ। र त्यही बिचमा एउटा कुरा के खट्यो भने व्यापक परीक्षण नभएर जुन 75 दिनको लकडाउन गरिएको थियो, 7-8 दिन चाहिँ यहाँ कर्फ्यू पनि लगाइएको थियो। तर लकडाउन गर्दा कर्फ्यू लगाउँदा पनि व्यापक परीक्षण हुन सकेन, किनभने हामीसँग साधन स्रोत जुन प्रदेश सरकारका हाम्रा माननीय मुख्यमन्त्रीजीले उपलब्ध गराउनु भयो, जुन क्वान्टिटीमा केसहरू आउन थाल्यो त्यो हिसाबले पुगेन र त्यो 75 दिनको लकडाउनमा जनताले थुन्दै मात्र काम भयो आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यू, तर उनीहरूको व्यापक टेस्ट हुन सकेन। त्यो व्यापक टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न राष्ट्रहरूको उदाहरणहरू पत्ता लगाएर वीरगञ्ज महानगरपालिकाले त्यो व्यापक टेस्टको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आह्वानै गरेर यो कोभिडको महामारी भनेको हाम्रो साझा लडाई हो, सबैले यसलाई योगदान गर्नुपर्छ। जस्तो प्रदेश सरकारले आफ्नो एउटा विपद कोष बनाएको छ, जस्तो सङ्घ सरकारले बनाएको छ, त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो विपद कोष बनाएको छ र तिनटै सरकारले विपदमा सहयोग लिएर थुप्रै कामहरू सञ्चालन गरेका तपाईँलाई सबै थाहा नै छ। त्यही क्रममा हामीले चाहिँ 3टा चिजको लागि आह्वान गर्यौँ: आइसोलेसन, कोभिड हस्पिटल, क्वारेन्टाइनको स्थापना र व्यवस्थापन, र त्यसको साथसाथमा PCR मसिन किन्ने र सँगै आवश्यक मात्रामा किटहरू खरिद गरेर एक घर एकजनाको कमसेकम मिनिमम हामी परीक्षण गऱ्यो भने वीरगञ्जलाई, पर्सा जिल्लालाई र यसका आसपासका क्षेत्रलाई हाम्रो कोभिड मुक्त बनाउन सक्छौँ भनेर त्यो किसिमले हामी जुन आह्वान गऱ्यौँ, त्यो आह्वान फलस्वरूप यहाँका आदरणीय उद्योगपति साथीहरू र हाम्रा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लगायतका सबै साथीहरूले उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी एउटा चिजमा फोकस गरेर हामीहरू एउटा मेसिन नै दिन्छु भनेर उहाँहरूले जिम्मा लिनुभयो। हुन त यो सबै चिजको लागि हामी सामूहिक माग गरेका छौँ, तर उहाँहरूले तोकेरै हामीहरू यो मेसिन उपलब्ध गराउँछौँ। र यो खालि एउटा मेसिन होइन, यसका साथमा थुप्रै सामानहरू यसका लाग्ने यसमा चाहिँ लाग्ने सामानहरूमा यो भर्टेक्स स्टेकर, मिनी स्पिन, सेन्ट्रिक्स यूएस ड्राई बाथ इन्क्युबेटर, अल्फा क्यूम बेटर, आइस फेटिंग मशीन, PCR कैबिनेट, बायोसेफ्टी कैबिनेट, 25 को डीप फ्रीजर लगायतका अन्य सामानहरू उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो। त्यसको साथसाथै उहाँहरूले चाहिँ केही फिलर सामानहरू पनि माग्नु भएको छ। त्यो सामानहरूमध्येका जस्तो कि फिल्टर टिप्स, त्यसपछिबाट माइक्रो सेन्टिग्रेड ट्युब, फेल्कन ट्युब्स, PCR ट्युब, यस्ता गरेर सामानहरू थुप्रै आइटमहरू उहाँहरूलाई चाहिन्छ। यो अपरेसन गर्नुभएको सबै चिजहरू यो 63,85,000 को हामीले मेसिन लगायतका सबै यसका उपकरणहरू र 5 लाख बराबरको करिब करिब हामीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका कन्ज्युमेबल गुड्सहरू हामी दिँदैछौँ। र साथै साथ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हिजो मात्र टेन्डर फाइनल गर्यो
र त्यसमा चाहिँ 20,000 VTM किट, 2,000 रिएजेन्ट किट, 2,000 PCR किट हामी त्यो सँगसँगै 2-3 दिनभित्र हाम्रो नारायणीमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ र अरू आवश्यक किटहरूको लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई लेखी पठाएका छौँ। विभिन्न INGO-लाई लेखिएको छ। हाम्रा सञ्जय खेतानजी आदरणीय दाजुले दुनियाँभरको हाम्रो लागि यसको व्यवस्थापन राख्नुभएको छ र अन्य अझ पनि हाम्रा उद्योगी व्यवसायी साथीहरूबाट सहयोगको यसमा हामीलाई प्रतिबद्धता आइराखेको छ र यसमा चाहिँ 5,000 देखि लिएर 35 देखि लिएर 20 लाख रुपियाँसम्म सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो सबै साथीहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँहरूको सहयोग स्वरूप आज हामी यो मसिन हस्तान्तरण गरिरहेछौँ र यस मसिनबाट जुन प्रविधि हुन्छ हामी हरेक एक घरबाट एउटा स्याम्पल लिन्छौँ र 10वटा घरको स्याम्पललाई हामीले एक ठाउँमा राखेर हामी यसलाई चेक जाँच गर्छौँ। यसले गर्दा जो फुल टेक्नोलोजीबाट मिनिमम कस्टमा 300 देखि 500 रुपियाँको कस्टमा हामीहरू चाहिँ एक-एकजनाको टेस्ट गर्न सक्यौँ भने भोलिको दिनमा चाहिँ वीरगञ्जलाई र पर्सा जिल्लालाई नै यसका आसपासको क्षेत्रलाई हामी कोभिड मुक्त क्षेत्र बनाउन सक्छौँ। यो बिचमा पनि आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट यहाँको आवश्यकतालाई बुझी मुख्यमन्त्रीजीले एउटा मिसिन अझ थप्नु हुन्छ भनेर खबर हामीले पाएको थियो र म मुख्यमन्त्रीजीले आग्रह के गर्छु भने त्यो मिसिनभन्दा पनि बढी अहिले हामीलाई एक्सट्रेक्सन मिसिनको जरुरी छ। 50-55 लाखको त्यो मिसिन छ। हामीलाई किटहरू चाहिन्छ यो एकदम स्पिडमा काम गर्नु भएको। पछि त्यस्तै आवश्यकता देख्छौँ भने PCR मिसिन चाहिन्छ भने अब जति क्याबिनेटहरू लाग्दैछ जुन ठाउँमा हामी काम गर्छौँ डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब मात्र मिसिन थप्दा पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन। त्यही क्याबिनेटभित्र एउटा मिसिन अझ थप्न सकिन्छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू त्यसमा चाहिँ तपाईँको आवश्यक सहयोग चाहिन्छ र यसमा चाहिँ जति पनि अहिलेसम्म कोभिडको नियन्त्रणको काम भएको छ मुख्यमन्त्रीजीले पनि थुप्रै सहयोगहरू यहाँ गर्नुभएको छ, पठाउनु भएको छ। तर ती सहयोगहरू कति काममा लागे नलागे एकचोटि हजुरले पनि हेरिदिनु पर्यो र जुन आज महानगरपालिकाले केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने कामको लोड आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन कोभिड होस् तपाईँले गर्नु होला भनेर जुन पठायो त्यो चाहिँ अलिकति मलाई के लाग्छ हामीले अनावश्यक टर्चर दिने काम मात्र भएको छ। जुन कुरा केन्द्र सरकारको जिम्मेवारीको कुरा थियो उहाँले हामीले लेख्नुपर्ने चिज होइन, बरु उहाँले त्यो सँगसँगै लेख्नु पर्थ्यो कि यसको आवश्यक व्यवस्था पनि केन्द्र सरकारले गर्नेछ। अब हामी चाहिँ कस्तो समस्यामा छौँ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मात्र साथीहरूको त्यहाँ उपचार गर्ने कि पालिकाको यो पुरै जिल्लाको गर्ने कि 12 र रौतडबाट नै साथीहरूलाई जसलाई सिम्टम आइसकेका छ कोरोनाको ICU या उसलाई तपाईँको भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ भनेर जुन कुरा आइरहेछ त्यस्तो बेलामा कि हामीहरू मानवीय दृष्टिकोणले के उनीहरूलाई रोक्न सक्छौँ त? भोलि चाहिँ जब यो परीक्षणको काम चालू हुन्छ कुनै कारणले किटहरूको अभाव भयो भने के वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भन्न सक्छ कि म किट दिँदैन? यो सम्भव छैन। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू हामीले गरेको खर्चहरू सरकारले गरेको खर्च सबै भएको हुनाले हाम्रा खर्चको रिम्बर्समेन्ट समयमा भइदिनु पर्यो। हामीले लेखेर पठाइरहेका छौँ। त्यसको लागि तपाईँको पहल विशेष गरी चाहिन्छ र यो कोभिडलाई खालि वीरगञ्ज होइन, पर्सा होइन, पुरा प्रदेश नम्बर 2 मै हजुरको नेतृत्वमा पुरा एकदम हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र गर्छौँ। त्यसको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका तपाईँसँगै काँधमा काँध मिलाएर काम गर्न तयार छ। यहाँका उद्योगपति व्यवसायीहरू यहाँ तयार छन्। वीरगञ्जको नगरीमा कहिले पनि कुनै चिजको कमी भएको नभएकोले मैले जति पनि आह्वान गरेको छु त्यो एउटा मेरो नर्मल आह्वान थियो। उहाँहरूले आएर 1,75 लाख अहिलेसम्म मलाई एउटा पटेरवा सुगोलीको पालिकाले पनि 25 लाख रुपियाँ थपेर मलाई दिएको छ। करिब 1.5 करोड रुपियाँ सबै साथीहरूको सहयोग र 25 लाख रुपियाँ पटेरवा सुगोलीबाट आएकोमा 1,75 लाख दिएको छ र हामीले पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट 1 करोड रुपियाँ फन्ड निकालेर 2,75 लाख राखेका छौँ र त्यसबाट टोटल कोभिड हस्पिटल आइसोलेसन वार्डको स्थापना, क्वारेन्टाइनको स्थापना, त्यसको सञ्चालन र त्यसपछिबाट यो PCRको किटदेखि लगाएर PCR मेसिनदेखि लिएर जुन जति पनि खर्च छ हाम्रो त्यसको पूर्ण हुँदैन। यो हामी सुरुवात गरिदिएका छौँ। अब यसपछिको यात्रा हजुरले सम्हालिदिनु पर्यो, गरिदिनु पर्यो भनेर मेरो साझा आग्रह छ र आज तपाईँको यो संस्कृतिमा यो कार्यक्रम हुन लागेकोमा एकदमै मलाई मन मेरो एकदम खुसीको साथ गदगद भएको छ। किनभने आज हाम्रो मुखिया प्रदेशकै मुखियाले 136वटा पालिकाको मुखिया हुनुहुन्छ मेरो लागि। त्यस्तो मुखियाले आएर जुन आज यो हस्तान्तरण गर्दैछ पक्कै नै एउटा सकारात्मक सन्देश पुरै नेपालमा जानुपर्छ कि उहाँका व्यापारीहरूले, उहाँका चन्दादाताहरूले, उहाँका नगरवासीहरूले जुन आज सहयोग गरेका छन् यो सहयोगबाट कति ठुलो एउटा मतलब स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्दैछ। र त्यस सहयोगको कारणले गर्दा आज हामीले कतिजनाको परीक्षण गर्दैछौँ। यो परीक्षण खालि वीरगञ्जसम्म सीमित नरहोस्, देशभरिका नागरिकहरूको परीक्षण होस्। केही दिन अगाडि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो कि कमसेकम 2% जनताको चेक जाँच व्यापक रूपमा हुनुपर्छ। त्यो 2% कहिल्यै गर्ने हो,
1 महिनामा गर्ने हो, 2 महिनामा गर्ने हो, 3 महिनामा गर्ने हो, तबसम्म समुदायमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलियो भने भोलि यसको जवाबदेता कसरी लिने र हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्र कति दिनसम्म यो खर्च थाम्ने र कति दिनसम्म हामी लकडाउनमा बस्ने। यो पटक पटक लकडाउन नगर्न परोस्, त्यसको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो एरिया फ्री गरेर यस्तै क्रमशः हरेक एरियाले फ्री गरेर हामीले चेक जाँच गर्न चालु गऱ्यौँ भने जसले पनि भित्र आउँछ भने उसँग रिपोर्ट छ कि छैन, त्यो ढङ्गले यदि हामी जान सक्यौँ भने भोलिको दिनमा कोभिड नियन्त्रण हुन्छ। तर ठुलो च्यालेन्ज अहिले हाम्रो चाहिँ बोर्डर एरिया हो। त्यो बोर्डर एरियासँग हामीलाई समस्या छ, त्यो इन्फिल्ट्रेसन जुन भइरहेछ त्यसको कारणले गर्दा भोलिको दिनमा यहाँ कोभिड फैलिन, समुदायमा जाँदैन, त्यो ग्यारेन्टी हामी गर्न सक्दैनौँ मुख्यमन्त्रीज्यू। यसको लागि एकदम राम्रो सुरक्षा व्यवस्था गर्नु पर्यो बोर्डरमा पनि र सबै निकायलाई ताकिद गर्नु पर्यो कि भोलिका दिनदेखि जुन जुन एरिया फ्री भइरहेछ त्यो एरियामा कमसेकम समस्याहरू नहोस्। यो किसिमले मैले सबै आफ्ना कुरा राखेँ, म धेरै लामो भन्न चाहँदैन। हामी त मुख्यमन्त्रीज्यूको आज बढी सुन्न मुडमा छौँ र सबैको पुनः स्वागत गर्दै मेरो जुन उद्देश्य थियो मिसिन ल्याउने मैले प्रश्न पारेको छु। यसबाट एउटा कुराको सन्देश नजाओ त्यो मिसिन खालि उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीले दिनुभयो या यहाँ व्यापारी दिनुभयो, उहाँले एउटा रकम उपलब्ध गराउनु भएको छ। यो मिसिनमा सहयोग हरेक त्यो 5,000, 2,000, 1,500 रुपियाँ दिनेहरूको पनि सहयोग यसमा छ। यो म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहेँ र यसमा चाहिँ कुनै किसिमको पनि हामी तर उहाँहरूले मैले एउटा हिम्मत दिनुभयो कि तिमी अगाडि बढ, हामी तिमीलाई मिसिन किनेर दिन्छौँ। यो हिम्मत धेरै ठुलो हिम्मत हो। पछि आएर उहाँले यिनी मिसिनहरूको कुरा अगाडि बढाउनु भयो र पछि गएर जब नेपाल सरकारले कानुन ल्यायो कि पालिकामा या प्रदेशमा या केन्द्रमा यो पैसा जम्मा हुन्छ तब मात्र उहाँले इन्कम ट्याक्स छुट पाउँछ भनेर मात्र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको खरिद प्रक्रिया कानुनअनुसार बढाएको हो। आउने दिनहरूमा अति आवश्यक जे पनि जरुरी पर्छ कोभिड नियन्त्रणमा वीरगञ्ज महानगरपालिका र वीरगञ्जका वासी यो जिल्लाका वासीहरूले कुनै कसर राख्दैन भनेर म माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई अनुरोध गर्न चाहे। हजुरबाट जति सकिन्छ हजुरले गर्नुहोस्, केन्द्र सरकारले जति गर्न छ केन्द्र सरकारले गरोस् र हामीले गर्छौँ। यसको परीक्षणको कामको लागि 11 जनाको जनशक्ति उहाँहरूले माग्नु भएको छ। 7वटा अहिले सेङ्सन भएको खालि कुरा सुनिरहेको छु, तर अहिलेसम्म जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यो मेसिन लगेपछि पनि 2 दिन 3 दिन कति दिन लाग्छ? अब डाक्टर साहबहरूले भन्नु पर्यो कि उहाँको समस्या के छ। यदि केन्द्र र प्रदेश सरकारले नै मान्छे परीक्षणको लागि दिने हो भने हामी वेट गर्छौँ। यदि कुनै कारणले आउन सकेन टाइममा भने वीरगञ्ज महानगरपालिका त्यति ट्रान्जिटको टाइमको लागि हामी व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ भनेर मैले डाक्टर साहबले आश्वासन दिएको छु। र कुनै पनि साधन चाहियो भने कुनै चिज केन्द्र प्रदेश सरकारले गर्न सकेन कुनै कारणले गर्दा, कुनै समस्याको कारणले गर्दा त्यसलाई नै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गर्छ भनेर यति आश्वासन दिएर म बिदा दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। हस्ताक्षर भई एक अर्कामा आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। महानगरपालिकाले यो संक्रमण महामारीको बेलामा PCR मेसिन र किट्स खरिद गर्दाखेरि गरेको जुन काम हामीले आर्थिक वित्तका कुराहरूलाई पारदर्शी ढङ्गबाट गरेका छौँ। यो कुरा यहाँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र अबको कार्यक्रम हामीसँग अगाडि भएको PCR मेसिन कार्यक्रम छ। यो हस्तान्तरणको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री माननीय लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन र यस हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभापति माननीय प्रमुखज्यू, हाम्रा प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री माननीय लालबाबु राउतज्यू, प्रदेश सभा प्रमुखज्यू, उपमेयर सर, हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण उद्यमी, व्यवसायी र नगरवासीहरूमा मेरो सादर नमन। आजको यो
कार्यक्रम अथवा आजको दिन चाहिँ नागरिक सुधारको लागि साह्रै नै महत्त्वपूर्ण दिन हो। हामी विगत केही महिनादेखि विश्वमा महामारीको रूपमा लिएको कोभिडसँग सङ्घर्ष गरेर आइरहेछौँ र प्रदेश सरकारकै पहलमा हामीले नारायणी अस्पतालमा PCR मेसिन जडान गरेर परीक्षण पनि सुरु गर्यौँ। त्यही अनुरूप हामीले केही 120 बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार पनि गर्न सम्भव भयो र आजको मितिमा हामीले प्रदेश 2को 6वटा जिल्लाको स्वाब परीक्षण गरेर रिपोर्ट डिस्प्याच गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ र आज जुन PCR मेसिन हस्तान्तरण भएको छ, जुन हामीलाई लाग्ने समय थियो त्यो समयलाई अलिकति यसले कटौती अवश्य पनि गर्छ र मलाई जानकारी भएसम्म हामीसँग अहिले सञ्चालनमा रहेको PCR मेसिनभन्दा ठ्याक्क डबल क्यापासिटीको चाहिँ मेसिन अहिले हामीले पाएका छौँ। त्यो हुँदाखेरि हामीले जति पनि वर्षामा रहेका अथवा प्रदेश 2मै रहेका बिरामीहरूको परीक्षण अलि छोटो समयमा गर्न सक्छौँ र जुन महानगरपालिकाले लिएको उद्देश्य जुन छ वीरगञ्जलाई ग्रिन वीरगञ्ज बनाउने, सबै प्रत्येक घरधुरीमा चाहिँ PCR परीक्षण गर्ने जुन उद्देश्य लिएर यो अगाडि बढेको छ, त्यो उद्देश्यमा हामी सायद चाँडै नै सफल हुन सक्छौँ र यसको लागि केही तयारी अवश्य गर्नुपर्छ। त्यो तयारी हामी दुवै पक्ष मिलेर पक्कै पनि गर्छौँ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य अहिलेको महामारीसँग लड्ने हो र यसमा सहयोग पुर्याउने सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यस कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिले हामीलाई हौसला पनि मिलेको छ र हामी चाँडै नै वर्षाबाट कोभिडको महामारीसँग सहजै मुकाबला गरेर यसलाई सफल रूपमा चाहिँ ग्रिन वीरगञ्ज, ग्रिन वर्षा बनाउन सक्छौँ। म पुनः महानगरपालिकालाई यसको लागि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण उपस्थित समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभापति, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत यसमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण समादरणीय महानुभावहरू, यहाँ उपस्थित मेरा अग्रज, मेरा सल्लाहकार, नागरिक समाज लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा यहाँ सभ्यकालीन हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, म अरू कुरा राख्नुलाई यहाँ मुख्यमन्त्रीजीको यहाँ उपस्थिति रहेको हुँदा म एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरिकन प्रदेश नम्बर 2का व्यक्तिलाई जसले हाम्रा राजधानीमा हेर्ने नजरिया जुन भएको छ, त्यो नजरियालाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 2का मुख्यमन्त्रीजीले पक्कै पनि आफ्नो मूल्याङ्कनमा केही न केही सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। यो म किन के मान्न बोलेको भनेदेखि आज हामी सर्वसाधारणलाई राजधानीतिर छिर्नु पऱ्यो भनेदेखि कति बेला पास आउला, कति दिन लाग्ला, के छ भनेदेखि सिस्टममा जाने भनेदेखि त्यो दौड्दा जिन्दगीभरि पास पाउने स्थिति छ। सिस्टम कस्तो छ, मलाई मानुस काठमाडौँ जानु छ भनेदेखि म काठमाडौँको स्थानीय बासिन्दा होइन, मैले कुन वडाबाट सिफारिस गर्ने काठमाडौँ पुग्नलाई, कुन वडा जसले मलाई लेखिदिने हो। यहाँ सिस्टम छ, तपाईँलाई काठमाडौँ छिर्नु छ भनेदेखि सम्बन्धित बस्ने ठाउँको वडा अध्यक्षको सिफारिस लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि त्यो सिफारिस आइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सहमतिको लागि जान्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमति आइसकेपछि पुनः गृह मन्त्रालयमा सहमतिको लागि जान्छ अनि गृह मन्त्रालयमा सहमति आइसकेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ राजधानी छिर्न पाइन्छ। राजधानी भन्दाखेरि नेपाल छिर्न पाइन्छ भनौँ न। नेपाल भनेको काठमाडौँ, काठमाडौँ भनेको नेपाल। दुःखदायी पीडा चाहिँ अब कहाँ पुग्यो भनेर चाहिँ धेरै दिनदेखि सोच्दा सफल आएर चाहिँ हाम्रा मुखियाको अगाडि मैले बोल्न पाएँ र म आशावादी छु हाम्रा मुखियाज्यूले पक्कै पनि यसमा केही न केही सम्बोधनमा पनि बोल्नुहुनेछ र यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ आशा लिएको छु। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दै वास्तवमा विद्युत उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो PCR मेसिनको मात्र होइन, जुन पनि विपदा आएको बेलामा चाहे त्यो हावाहुरी होस्, अग्नि होस्, बाढी होस् वा अन्य कुनै किसिमको विपदा आएको बेलामा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जहिले पनि होस्टेलमा हैसियत गर्नको लागि र सबभन्दा अग्रपन्थीमा सुरुदेखि नै लागेका छौँ र कम तयार गरेर हाम्रो विगतका दिनहरू पनि देखाएको छ र आउने दिनमा पनि हामी यसमा कम तयार भएर लाग्नेछौँ भने यहाँ सम्पूर्णमा चाहिँ यही प्लेटफर्ममा चाहिँ वाचा पनि गर्न चाहन्छु। अब यो मसिनको सम्बन्धमा खास गरिकन चाहिँ एक घर एक चेकको भनेको मेरो साहबले भनिहाल्नुभयो।
एउटा उद्योगी र व्यवसायीको प्रतिनिधिको नाताले अर्को पनि म यसमा के फरक गर्न चाहन्छु भनेदेखि मेयर साहबलाई, मिर्चु डाक्टर साहबलाई, वास्तवमा सरकारले नीति बिचमा ल्याएको थियो उद्योगमा कामदारलाई चाहिँ छिराउनुभन्दा अगाडि चेक गरेर मात्र छिराउनु नभएर, अनि त्यति बेला हामीलाई संसाधनको कमी पनि धेरै थियो, हामीले सम्पूर्णको चेक गराउन सकेनौँ र म मेयर साहबलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यही प्लेटफर्ममा त मेयर साहब हाम्रा उद्योगी व्यवसायी उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई कुन तरिकाले हामी चाहिँ यसमा कम्पाइल गरेर सहुलियत रेटमा हुन्छ वा निःशुल्क हुन्छ वा नो प्रफिट नो लसमा हुन्छ यो मेकानिजम उहाँले बनाउने हो। कुन तरिकाले हुन्छ एउटा सजिलो बाटो चाहिँ उहाँले अङ्गीकार गरेर यसमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु म यहाँ अनुरोध गर्न चाहेँ। यहाँ मुख्यमन्त्रीजीको बारे भन्नै पर्ने हुन्छ। वास्तवमा हरेक मान्छेको स्थिति यस्तो छ, सायद क्वारेन्टाइनमा सम्पूर्णले बस्दा टोइलेट गर्न सक्ला नसक्ला, कुनै कुनै भिआइपीको फन्डमा हामीले अस्ति सुने बलिउडका के भन्छ मनिषा कोइरालाजी आउँदाखेरि कुन होटलमा राख्यो भनेर सुनियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता केही व्यक्ति वा होम क्वारेन्टाइन, मैले खास भन्न खोजेको भनेदेखि हाम्रो एउटा नीति बनाएर होम क्वारेन्टाइन होटल क्वारेन्टाइन त यो सुरु भएको विगतमा हामीले देखेका छौँ, एउटा मात्रै होटल हामीले देखिरहेका छौँ। अझ त्यस्तो केस आउन थाल्यो भने हामीलाई क्वारेन्टाइनको अति नै आवश्यकता, आइसोलेसनको छँदैछ, यो चेक गऱ्यो भने क्वारेन्टाइनको पनि आवश्यकता पर्न जान्छ। त्यसैले चाहिँ त्यसको लागि पनि चाहिँ एउटा नीति नै बनाएर होम क्वारेन्टाइनको लागि पनि व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्न चाहेँ। र एउटा अब अर्को कुरा, अर्को थप्यालो यो लास्टमा धेरै समय लिन चाहन्न। के छ भनेदेखि यहाँ भएका विभिन्न उद्योगहरूमा भारतबाट आएका चाहिँ स्किल म्यान पावरहरू जुन अहिले भारतमा फँसेका छन् उनीहरूले चाहिँ यहाँ बिजनेस हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ। यसको लागि मैले प्रदेश नम्बर 2 को सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि मैले लेखेर पठाइसकेका छु, सङ्घीय सरकारमा पनि मैले लेखेर पठाइसकेका छु। उद्योग चलाउने भनेर सरकारले भनेको छ भनेदेखि उद्योग चलाउनलाई चाहिएको दक्ष जनशक्ति जुन एकदम स्किल म्यान पावर जुन अहिले भारतमा फँसेका छन् लकडाउनले गर्दा, त्यसलाई हामीले कुन मेकानिजममा ल्याउन सक्ने हो त्यसको हालसम्म हामीले लिखित रूपमा पठाइसके तापनि 15-20 दिन जति भयो कुनै पनि हामीले जवाब सङ्घबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यसको लागि पनि यहाँले चाहिँ पहल गरिदिएर हामी उद्योगिक व्यवसायलाई सहज पारिदिन अनुरोध गर्दै पुनः नगरपालिकाले गरेको यो कठोरमा हामीले जुन होस्टेलमा हैसे गरे, अझ आउने दिनमा त्यस्तो पर्यो खण्डमा हामी पुनः सहयोग गर्न तयार रहेको यहाँ जानकारी गराउँछ र यहाँ यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अध्यक्ष वीरगंज महानगरपालिका के आदरणीय मेयर साहब, माननीय जी, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योगी व्यवसायी, पत्रकार मित्र, सबों में मेरा नमस्कार। सबसे पहले आज ये नगर के प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी लगाए सर्वसाधारण जो ये पीसीआर मशीन खरीद करके एक अपना सहभागिता जनाया, मैं उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सब इस संकट के घड़ी में जिस किस्म से सहयोग के लिए आप लोगों ने प्रयास किया, सहयोग किया, तो सब आप धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से कहा जाए तो आज की अवस्था में 3 तह का कहिए तो सरकार समन्वय और सहकार्य के एकदम जरूरी है। मैं जो खर्च कर रहा हूं वो राज्य के ही भित्ति से है, राज्य के ही कोष से है। मैं जो खर्च करता हूं वो तम पैसा यही लोगों के कर से आया हुआ पैसा है, चाहे वो मेयर साहब करे या चाहे हमारे वोली जी करे, सारे लोग वही करें। लेकिन इस कोविड-19 के पीरियड में जिस किस्म से समन्वय और सहकार्य, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना चाहिए, दूसरों को कमी दिखा गया। ये हकीकत है,
ये वास्तविकता है। इसका गार्जियनशिप संघीय सरकार को लेना चाहिए। मैं 3 दिन पहले सीसीएमसी का अध्यक्ष माननीय उप प्रधानमंत्री जी से 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। मैं स्पष्ट रूप से कहा कि आज तक किसी भी पालिका में संघीय सरकार के फुट्टी पैसा गया है। आप 70% नहीं, आप तो 90% से ज्यादा पैसा रखे हैं। जिस पालिका से आप क्वारंटीन के व्यवस्थापन के उम्मीद करते हैं, तो वहां डेवलपमेंट का भी उन लोगों का जिम्मेवारी है। बहुत सारा स्थानीय लेवल पर उनका लायबिलिटीज है, उनकी जिम्मेवारी है करना। वो पैसा आज वो लोग क्वारंटीन बनाने में लगे हैं। क्या क्वारंटीन जहां पर है, वो क्वारंटीन में जाने के लिए संघीय सरकार से कोई मंत्री, कोई अधिकारी प्रदेश में आया है? प्रदेश निश्चित रूप से कहा जाए तो पुलिस प्रशासन अभी संघीय सरकार के मातहत में रहो। आप पट भेजिए, टीम बनाइए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के तरफ से। मैं खुद जाना चाहता हूं हर एक क्वारंटीन में। वहां की आवश्यकता क्या है, वहां क्या जरूरी क्या है? क्या क्वारंटीन आज गांव पालिका नगर पालिका बनाया है तो वहां जो अवेलेबल है, स्कूल हो, धर्मशाला हो, कोई सार्वजनिक स्थल हो, वही जो है, तो वहां स्कूल, धर्मशाला और पब्लिक प्लेस में वहां गांव में आने वाले लोग का तो कहां रखेगा? वो कहां से बैठ जाएगा? तो वहां कौन गया है? आपका सपोर्ट कहां है? जब मैं लाइन से बोला तो सारे मुख्यमंत्री यही बात रखे। मैं ही नहीं, आपका गंडकी प्रदेश का आपका पीएस गुरुंग का है, पृथ्वी सुभाष गुरुंग, सारे लोग कहे यही बात दोहराए। ये कहां? तो आज के दिन में मैं किसी पर कमेंट, किसी का निगेटिव बात मैं करना नहीं चाहता, रखना नहीं चाहता, लेकिन कहां है प्रदेश सरकार? मेरा आज भी मानना है 7 प्रदेश में सबसे ज्यादा पैसा किसी अपने स्तर से कोई प्रदेश खर्च किया है, वो तो प्रदेश 2 है। आप पूछिए किसी भी प्रदेश में 8 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के 50-50 लाख करोड़ प्रदेश नहीं दिया है आज तक। मैं शुरू में हमारा 50-50 लाख दिया। प्रहरी के जो डीआईजी कार्यालय है वो 20-20 लाख सशस्त्र और जनपद के शुरू में। स्वास्थ्य कार्यालय है, वहां पर जागरूकता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए लोगों में, यहां जबकि कहीं कुछ नहीं था, लॉकडाउन बहुत दूर था, तब आया हुआ पैसा हम लोगों ने दी। जब हम लोगों ने फिर यहां निर्देशक समिति बना, जब अभी संघ में नहीं बना था तब प्रदेश 2 निर्देशक समिति बना लिया। संघ में आज भी एक्सपर्टी जहां बैठता है वहां डॉक्टरों का टीम नहीं है, लेकिन प्रदेश 2 में डॉक्टर का टीम है। सबसे ज्यादा चाप वाला है हॉस्पिटल, जहां ज्यादा सर्विस देता है, इसलिए उन लोगों का सिफारिश था जे कलैया में रखा जाए। फिर कलैया में विरोध हुआ, यहाँ विरोध हुआ तो कलैया भी शुरू हो गया। हमसे कोई राय सलाह नहीं हुआ जे नारायणी को बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। नारायणी भी प्रदेश 2 में पड़ता है, वहां के जनता के हेल्थ के जिम्मेवारी भी प्रदेश 2 का है। हमसे कोई पूछा नहीं। जनकपुर को प्रदेश अस्पताल को उसमें भी घोषणा और राज विराज। जनकपुर में हमने कहा ये अवस्था में प्रदेश सरकार अगर कोई किसी के कमेंट करता है तो कहेगा कि राजनीति कर रहा है। ये संकट के संक्रमण के समय में एक किसी के बात होता रखते हैं तो लोग कहेगा भाई राजनीति कर रहा है। तो इसलिए मैं उसको इस पर कोई निगेटिव कमेंट नहीं किया। इवन जनकपुर में भी मैं 50 पेड़ को बनवाया। मैं
उसके बाद आपको पता होना चाहिए, जनकपुर में एक पीसीआर, पोर्टेबल पीसीआर मशीन था। हर पॉजिटिव के वो निगेटिव 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 करता था। एक काठमांडू से आने वाला था, मैंने कहा भाई जनकपुर में देख चल रहा है, चलिए वीरगंज। उसको जनकपुर में कितना बवाल हुआ वो वहीं पर पता है। मुख्यमंत्री वीरगंज को भाई को ले, इसको करेगा और गिने किसी, मुझे कुछ नहीं। प्रदेश 2 के ये 8 जिला प्रदेश 2 सरकार के भीतर पड़ता है। प्रदेश 2 में रहने वाला वो तमाम, चाहे सप्तरी में बैठे, व परसा में बैठे या धनुषा में बैठे, प्रदेश सरकार का जिम्मेवारी होता है उसका सुरक्षा, उसके जीवन का रक्षा करना, उसको स्वास्थ्य के ख्याल करना। सब कुछ सामान जनकपुर गया, कुछ यहाँ आया। बहुत दिन तक, मुझे लगता है 15-20 दिन तक वही चला। वो चलाने के लिए प्रदेश सरकार 50 लाख इनको पैसा भेजा। मैं भेजा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब इमीडिएटली दवाई संचालन गर्नु, दवाई ले और के चाहिए सब भर्नु। हमने कहा डॉक्टर साहब ने, और ये भी बहुत कोशिश करके, वो चूंकि एक मशीन बड़ी बात नहीं होती, मशीन के साथ जो सामान होता है एक्सेसरी, वो महत्वपूर्ण होता है। मशीन का कितना दाम, एक्सेसरी सामान का ज्यादा। तब हम जाने इन्हीं के माध्यम से जाने के मशीन के बाद भी जो सामान होता है। हमारे यहाँ लैब भी अच्छा नहीं है, वो सबसे संचालन करने वाला लैब और लैब में काम करने वाला टेक्नीशियन है। 2-2 बार 3-3 बार आया यहाँ से। मैं किससे बात नहीं किया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय उप प्रधानमंत्री, इवन सचिव और डायरेक्टर से मैं बात किया। मैं 10-10 बार बात किया। क्या ये देश में प्रदेश 2 का ये स्वास्थ्य का गारंटी और जिम्मा नहीं है क्या? मैं कहा वहां के लोग, ये प्रदेश, ये देश के लोग नहीं है, क्यों नहीं वहां के लोगों को ध्यान दिया जाता है स्वास्थ्य? क्यों? मैंने कहा जो भी हो, आया, हमारी प्रयास से वो संचालन हुआ और बाद में 2 जगह, जनकपुर और आपको राजविराज, आज 3 मशीन हमारी 3 लैब संचालन में। हो सकता है जो उसका कैपेसिटी कम है। सबसे ज्यादा मैं ये भी कहा, आज भी आपको जाइएगा रौतहट में तो वहां 1100 से ज्यादा अभी क्रॉस करो। सबसे ज्यादा सब पर 7 प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रदेश 2 प्रभावित है, सबसे ज्यादा प्रदेश 2। आज भी आप जाइएगा, मैं किसी पर लांछना, किसी पर दोष आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि मैं भी सरकार, मैं किसी को दोष देकर मैं अपने जिम्मेवारी से अगर मैं निकलना नहीं चाहता। मैं कहा ये प्रदेश 2 शुरू से ही, आपको मैं कहूं, हर अस्पताल में, यहां लास्ट ईयर को मैं बताऊं, यही के आप लोग में से प्रतिष्ठित उद्योगपति में से एक आदमी ने कहा इसको कैथ लैब बनाया जाए। लास्ट ईयर, बिफोर लास्ट ईयर तो पीछे करते हुआ ये हम लोग का संघ में चला गया था। एक था जो भाई इसको टर्सरी बनाया जाए, इसको किसी 7 प्रदेश में 7 अस्पताल बनाने का, उस हिसाब से हम लोग इसको अस्पताल बनाने का बात हुआ। हम लोग बात किए 7 अस्पताल बनाने का। हमारे अध्यक्ष जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो इनका आज चाहना जो इसको टर्सरी में बनाया जाए, स्पेशलाइज सर्विस देने वाला बनाया जाए। लेकिन क्या हुआ, जब होता क्या है, राजविराज को एक गजेंद्र सिंह प्रतिष्ठान बनाया जाए, जैसे वैसे प्रतिष्ठान बनाया जाए, लेकिन नहीं हो पाए। फिर हुआ है, टेंडर हुआ है, लेकिन वो नहीं हो पाए। हम लोगों ने करीब मलाई सब की पहले 16-17 करोड़ पहले पठाए। मलाई सब कति पैसा 5-6 करोड़ भन्दा बढी खर्च गरेर होला सामान त्यो बेला इमामुल जी हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला खर्च गरे। म बोलाउँदै रहे, हम बुलाते रहे उनके, भाई आइए डॉक्टर साहब। एक आदमी से गए उनके पास जाने में हमको डर लगता है। उनके भाई हम इतनी है क्या डर, जो पैसा दिया है तो उसको तो है ना भाई, जो पैसा खर्च हो, लेकिन वहाँ जो लैब बनाने का नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी इस बार मैं नीति कार्यक्रम में ले आकर मैं व्यवस्था किया हूँ जो उसको कम से कम उसका रखने का, लैब बनाने का उसका व्यवस्थापन हो। डॉक्टर साहब से बात हुआ था, जो वो नहीं संचालन एथी में है तो उसको मशीन आया है, कैथ लैब। जो यहाँ के प्रति मान लीजिए कि हम लोगों का एक नारायणी हॉस्पिटल आज भी यहाँ के लाखों जनता के विश्वास करने वाला हॉस्पिटल, तो यहाँ कैसे हम लोग इसको फैसिलिटी को बढ़ाया जाए। फिर मैं आया, एक बार बीच में आया,
जब एकदम यहाँ क्लाइमेक्स में था, इमरजेंसी जैसा था, तो मैं डॉक्टर साहब लगायत मेयर साहब से मैं बात किया। उस समय भी मैं कहा जो वहां जो खा रहे हैं लोग, डॉक्टर साहब खिलाऊं सबाई प्रदेश सरकार ले पैसे शान पहला संस्था खिला रहा था। अब जा उन लोग का भी एक लिमिटेशन है, संस्था का भी लिमिटेशन है, वो कितना करे। तो मैं कहा इनको फिर 25 लाख मैंने दिया, मैं आकर खुद दिया पैसा 25 लाख। बीच में हर समय इनसे मैं कंसल्ट कर रहा था। मैं बीच में आया तो उसी समय इस हमारे आगाड़ी कितना में खड़ा हुआ और हमारे लोग कहे, मैं कहा जब कोई आप लोग का चिंता करने की बात नहीं, प्रदेश सरकार यहाँ पीसीआर मशीन किनेगा रखेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं। हमारी तो एक प्रक्रिया होता है ना, प्रदेश सरकार जब कोई काम करता है तो 8 जिला के ध्यान में रखकर करता है। हो सकता है वहां हम लोगों ने डॉक्टर साहब से बात किया, एउटा पीसीआर मशीन रखना सकिन छका के कहे, हमने कहा जो डॉक्टर साहब तपाईं उधर इनको इसके लिए इनसे राय करके हम लोगों ने 40 लाख रुपया अभी इनको कहिएगा संशय पत्र जो देना होता है हम दे दिए। तो भाई किन उससे कोई किसी का जरूरत नहीं है। मैं कहा था ये आपको कितने का जरूरत है, ठीक है आप लोगों ने सहयोग किया, इसको धन्यवाद की बात है। मैं कहा था मैं हीटियम कोई बड़ी बात नहीं, आप हीटियम 1000 में ले आया, वो किट्स होता है वो भी 1000 है, वो पूरे वहां चाहिए, ग्लोव से लेकर सारा सामान है। हम कहे जब हम चल रहे हैं तो हम जाते हैं, हीटियम बड़ी बात नहीं, उसका रीएजेंट बोलता है, क्या बोलता है उसका जो करने वाला वो। प्रदेश सरकार उसके भी लिमिटेशन 3 दिन पहले कैबिनेट से ऐसे संचालक समिति से कर दिया था 50,000 किनने का, जिसका कॉस्ट टेंटेटिव 32 करोड़ पड़ता है। तो 32 करोड़ को आपका 30-32 करोड़ को आपका निकासा किया भाई ये खरीद कर किनने के लिए। तो हमारी तो एक प्रक्रिया है ना, खरीदेन को आप वायलेट करेंगे तो आप तो सीधे फंसेगा। खरीदेन का आपका मानना आपका मजबूरी है। 50,000 प्रदेश में किनने का हम लोगों ने निर्णय किया, कोई कमी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा। यहाँ आपको मैं बताऊं, जिस समय आपका यहाँ प्रदेश में वेंटिलेटर जाइए तो 5-6 वेंटिलेटर बन रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, ज्यादा नहीं है। 50 तो वेंटिलेटर कितने का, इसको 68 करोड़ का हम लोगों ने दिया। लेकिन वो क्या सूचना क्या क्या किया वहां से अब ये नहीं पड़ा। वेंटिलेटर शायद विदेश से आता है, कहां से आता है, नेपाल में तो गारो छपा हुआ। हम लोगों ने 50 तो 10 तो नारायणी, 10 तो जनकपुर और 12 से लेकर 8 जिला में और अन्य जो 6 जिला है तो 5-5 6 5 30 और 10 20 50 वेंटिलेटर कितने हम लोगों ने। बाद में आइसोलेशन वार्ड में मैं कहता हूं जितना जो पैसा मांगा है हम लोग हॉस्पिटल का, होता क्या है कि एक पालिका में हो सकता है, मेरा मन भी था कि हम लोग एक पालिका से जुड़े, लेकिन हमारे एक पालिका में प्रवेश करते ही क्या दूसरा पालिका में आपका जाना मजबूरी है। जनकपुर में क्यों नहीं, गौर में क्यों नहीं। इसलिए संघ के मातहत रहते हुए भी, संघ के मातहत रहते हुए भी हम लोगों ने वो सारे चीज का आपको यहाँ कोई चीज का कमी करने का देने का हमारी एथी नहीं। जहां जितना मिलता है अन्य जगह के उससे ज्यादा इस पर ध्यान रहता है, क्योंकि ये मेन गेटवे है, मेन गेटवे है। यहाँ का जो आने जाने का जो लोगों का जो चाप है अन्य जगह से ज्यादा है। इसलिए प्रदेश सरकार के हर समय ये नहीं कि वीरगंज का हम मैं हूं, वैसे 8 जिला का प्रत्येक नाका में हमारा जो अपना किस्म से जो अपना निश्चित रूप से कहा जाए तो हमारे पास जो संरचना होना चाहिए, प्रादेशिक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारे चीज का कमी है। लेकिन मेरा आज भी अपना सीमित स्रोत साधन से हम लोग कहीं कतई कमी नहीं किए हैं। मैं 7 प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ जब हमने सुना तो सारे प्रदेश से ज्यादा हमने, चाहे आइसोलेशन हो चाहे एक कोविड-19 के जो जितना मैनेजमेंट है उसमें हम लोगों ने ज्यादा खर्च किया। चाहे राहत की सवाल हो, 2 बार राहत देने की सवाल हो सकता है कि मेयर साहब लोग, पालिका के प्रमुख लोग
हो सकता है ये बहुत ज़्यादा लोगों के दिए होंगे, उसमें मेरा कोई कमेंट नहीं। आज के दिन में हम लोगों ने देखा कि भाई बहुत सारा यहाँ उतना समस्या नहीं था, बहुत सारा पालिका में समस्या था, आपका अपने में कोऑर्डिनेशन नहीं होना, मेयर और वड़ाध्यक्ष के बीच में तालमेल नहीं होना, बहुत सारा जगह था। इसलिए हम लोगों ने दोबारा बार भी हमने फिर दिया। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रदेश सरकार के तरफ से वो सारे सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, उसमें कहीं कतई कमी नहीं होगा, नहीं हम कहीं कतई कमी छोड़े हैं। तो आप सब ये इतना अच्छा काम किए हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये नारायणी हॉस्पिटल अब संघीय सरकार के होने के चलते हमारा जो जितना बहुत सारा मेरा भाव है, सोच है इसके साथ करने का मेरा प्रयास भी होगा। कि नारायणी हॉस्पिटल जो पहले से भी ये प्रदेश के ही एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबों से ज़्यादा सर्विस देने वाला हॉस्पिटल कल भी बने, इसका अच्छा सारा सर्विस अच्छा से संचालन हो, ये मेरा आज भी ख्वाहिश है, आज भी मैं वो चाहता हूँ। और मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डॉक्टर साहब यहाँ जो लिस्ट है एटीएम देखी लिएर तपाईँको एटीएम देखि तपाईँको गरिदिनु होला हैन। सर्जिकल मास्क छ के छ 500 छ के छ, गाउन सेट के भन्छ हैन, कोभिड के गाउन सेट वहाँले मास्क छ 1030 छ, पीपी सबके 50 छ, हैंड सैनिटाइजर के अब ये सब 50 सॉरी अब यहाँ एटीएम देखिए लिएर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की फॉर कोविड वो भी 1000 है। अब देखिए सब है, आप ले लीजिएगा, उनसे सही कर संपूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद।